Hello my dear students, Ajit art the lecture in 2 minutes. Till then please like this session. Requested to share this with your friends on WhatsApp and Facebook. I'm waiting to see you back in 1 minute after sharing the session. If not subscribed yet, please subscribe and press the bell icon for all updates. Now students, we will calm our brain by keeping our eyes closed for 90 seconds, and we will focus on our breath. Open your eyes. So hello everyone and very good evening to all of you. This is first lecture of surface chemistry और आज के इस लेक्चर में हम लोग एड्सॉर्प्शन की बातें करेंगे. बेसिक्स एड्सॉर्प्शन के क्या है उन सबको डिस्कस करेंगे. क्या क्या टाइप्स होते हैं एड्सॉर्प्शन के, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को एड्सॉर्प्शन के साथ. देखिए एड्सॉर्प्शन कैसी फिनोमेना है उसके बारे में मैं कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ. जैसे मान लीजिए आपका एक सेल फोन है और सेल फोन ऐसे ही रखा हुआ है. आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर उसके स्क्रीन पर एक डस्ट की लेयर चढ़ जाएगी. तो इसका कहने का मतलब क्या है, वो डस्ट के लेयर स्क्रीन के मॉलिक्यूल्स मतलब डस्ट के मॉलिक्यूल्स स्क्रीन की लेयर पर आकर एक्यूमुलेट हो गए. तो ये प्रोसेस जो होता है डस्ट के मॉलिक्यूल्स का सरफेस पर आके एक्यूमुलेशन हो जाना, इसको हम बोलेंगे कि एब्जॉर्ब्ड हो गए डस्ट के मॉलिक्यूल्स मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आकर. तो आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि सरफेस पर अगर कोई मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उनको हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. देखिए एक और तरीका है, मान लीजिए फोम पर हमने पानी गिरा दिया, तो फोम पर अगर पानी गिराया तो उसके सरफेस पर ही वो वाटर नहीं रहेगा, उसके बल्क में भी चला जाएगा, वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो यहां पर एक डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में. एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है, वो पूरे
अमंग द मतलब पूरे बॉडी के अंदर वो मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे एब्जॉर्प्शन में, लेकिन एड्सॉर्प्शन की बातें करें तो सिर्फ मॉलिक्यूल सरफेस पर ही एक्यूमुलेट करेंगे, वो बल्क में, बॉडी के बल्क में नहीं जाएंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन से। तो आई होप आपको ये बेसिक टर्म समझ में आया होगा एड्सॉर्प्शन। स्टार्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन को। एड्सॉर्प्शन इज एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल रेदर देन इन बल्क। तो बल्क में बातें नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल्स सरफेस पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इसी को हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स देखें हम यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल इज एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ मोबाइल स्क्रीन, जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पर भी डस्ट आ जाते हैं तो वो झाड़ने से ऐसे ही चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है, डस्ट सिर्फ सरफेस पर आके स्टिक किए हुए थे। थर्ड एग्जांपल इज एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। जो वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं तो उसमें एक्टिवेटेड चारकोल लगा होता है। जब पानी, यहाँ पर देखिए ये चारकोल है आपके सामने, ये जो दिख रहा है ये चारकोल है। चारकोल के ऊपर अगर मैं वाटर स्प्रे करूं तो वाटर के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज होंगी वो चारकोल की सरफेस पर आके एड्सॉर्ब हो जाएंगी। तो चारकोल के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो इम्प्यूरिटीज को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेता है, उसके पास एड्सॉर्प्शन करने की टेंडेंसी होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जब चारकोल के ऊपर पानी आएगा तो इम्प्यूरिटीज एड्सॉर्ब हो जाएंगी, तो चारकोल से जो पानी नीचे जाएगा, जो पानी पास होगा चारकोल के बाद, वो वाटर वो पानी थोड़ा सा प्योर होगा, थोड़ा ज़्यादा प्योर होगा, उसके अंदर इम्प्यूरिटी कम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी इम्प्यूरिटी चारकोल की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो चुकी हो। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। People working in mining activities uses mask which absorbs harmful gases on its surface and allows oxygen to pass. कोई भी माइनिंग एक्टिविटी कर रहा है तो बेसिकली वहाँ पर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जिनको अगर वो इनहेल करेगा तो उसको बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके हेल्थ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या करता है, वो मास्क लगा लेता है। तो मास्क के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी, उस पर हम कुछ ऐसी चीज़ रखेंगे, मास्क कुछ ऐसी चीज़ से बनाएंगे कि उस पर हार्मफुल गैसेस एड्सॉर्ब हो जाएंगी। जो हार्मफुल गैसेस होंगी वो एड्सॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन ऑक्सीजन एड्सॉर्ब नहीं होगी, ऑक्सीजन पास हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसका मास्क हम डिज़ाइन करते हैं। वहाँ पर बेसिकली हार्मफुल गैसेस के लिए एड्सॉर्प्शन की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। फिफ्थ वाले एग्जांपल में डीकलराइजेशन ऑफ शुगर व्हेन शुगर केन जूस इज पास्ड ओवर चारकोल। अब आपने देखा होगा शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एकदम वाइट होते हैं, लेकिन जो शुगर केन का जूस होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है। तो यहाँ पर डीकलराइजेशन हो जाता है शुगर का जब शुगर केन जूस को चारकोल के ऊपर से पास कराया जाता है, तो जो भी उसके अंदर की इम्प्यूरिटीज होती हैं वो सारा कुछ चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है और फाइनली हमको जो शुगर जूस मिलता है वो डीकलराइज्ड मिलता है। छठा एग्जांपल देखते हैं। वाटर इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चॉक इफ इट इज डिप्ड इन वाटर। अगर आप चॉक लें और पानी के अंदर थोड़े टाइम के लिए डिप कर दें और उसके बाद उस चॉक को ऊपर निकालें तो देखेंगे पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस के चॉक के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गए होंगे। लेकिन अगर आप चॉक को दो हिस्सों में तोड़ दें तो देखेंगे अंदर से चॉक भीगी नहीं होगी, अंदर से चॉक एकदम ड्राई होगी, खाली खाली सरफेस के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो गए होंगे। तो यहाँ पर ये भी फेनोमेना एड्सॉर्प्शन है। तो यही सिक्स्थ एग्जांपल में लिखा है। तो यहाँ पर ये समझाया गया कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं तो जिन्हें आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। एड्सॉर्प्शन बोलने का मतलब है सिर्फ सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे, बल्क में नहीं जाएंगे वो और अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे बॉडी के, सिर्फ सरफेस पर आके इकट्ठा हो जाएंगे। पेनिट्रेशन नहीं होगा मॉलिक्यूल का मटेरियल के अंदर। एक पॉइंट और चाहे तो लिख सकते हो कि एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। आप लिखते रहो, मैं पढ़ता रह रहा हूं, वापस से एक बार आपके दिमाग में और जाएगा। एड्सॉर्प्शन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल रेदर देन इन बल्क। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर फर्स्ट एग्जांपल है कि मोबाइल स्क्रीन पर डस्ट के पार्टिकल्स का आ जाना।
तो मोबाइल स्क्रीन को पेनिट्रेट तो नहीं करेंगे डस्ट के पार्टिकल्स, वो सिर्फ सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये फिनोमेना एड्सॉर्प्शन है। फर्स्ट एग्जांपल लिख लो। फिर दूसरा वाला एग्जांपल देखो क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स पर भी मॉलिक्यूल सरफेस पर ही एक्यूमुलेट होते हैं, बल्क में नहीं जाते हैं। तो ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड एग्जांपल लिख लो, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ये एक्टिवेटेड चारकोल होता है जिसकी कहानी हम थोड़ी सी बाद में भी देखेंगे। यहाँ पे येलो कलर में एक येलो कलर की बाउंड्री में एक पॉइंट लिखा है, दैट इज एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अभी के लिए इसे याद कर लिया, इसी लेक्चर में आगे इस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा कि एड्सॉर्प्शन क्यों एक्सोथर्मिक है। तो याद रखेंगे एड्सॉर्प्शन जो फिनोमेना है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन के दौरान हमेशा ही एनर्जी रिलीज होगी, तो इस चीज को याद रखेंगे, एड्सॉर्प्शन के दौरान हमेशा ही एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, आराम से जो जो एग्जांपल्स हैं सब लिख लेंगे। अगर आपके घर में वो मैनुअल वाला वाटर प्यूरिफायर होगा तो मैनुअल वाले वाटर प्यूरिफायर में आप एक देखेंगे ब्लैक कलर की बॉल, वही एक्टिवेटेड चारकोल है। एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर ऐसी टेंडेंसी होगी कि वो इम्प्यूरिटीज को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा। जो हम मास्क पहनते हैं उसमें भी हार्मफुल गैसेज आके उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती हैं। अगर मान लो एब्जॉर्ब होती तो फिर हम यूज़ ही नहीं करते, फिर तो वो हमारे हम उनको इनहेल कर ले जाते। तो वहाँ पर भी मास्क के ऊपर हार्मफुल गैसेज एड्सॉर्ब हो जाती हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती मास्क को। सो दिस इज फोर्थ एग्जाम्पल। पांचवें पॉइंट में ये बताया गया है कि शुगर केन जूस को चारकोल के ऊपर से पास कराया जाता है, जिससे उसका डीकलराइजेशन हो जाता है, उसका कलर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज रही होंगी वो सारी एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो चुकी होंगी। सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल आपने कई बार परफॉर्म किया होगा, तो सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल एक बार लिख लेंगे। चलिए, फिर एक टर्म है एब्जॉर्प्शन, जो आप पहले से भी जानते होंगे। एब्जॉर्प्शन में जो भी मटेरियल होगा वो बल्क के अंदर आ जाएगा। जैसे फोम और पानी, मतलब फोम को अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो फोम पूरी तरीके से भीग जाएगा, तो वहाँ पर वाटर जो है एब्जॉर्ब हो गया है फोम के अंदर। आप फोम को बीच में से काट देंगे तो भी आपको वाटर दिख जाएगा, मतलब वाटर पेनिट्रेट कर गया है फोम के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लिख लेंगे इसको। मॉलिक्यूल्स आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस एज वेल एज इन बल्क। सरफेस पर तो रहेंगे, पहले सरफेस पर आएंगे, फिर धीरे धीरे पेनिट्रेट करके बल्क में पहुंच जाएंगे। तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, वो आपको समझ में आ गया होगा। एड्सॉर्प्शन कंप्लीटली एक सरफेस फिनोमेना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है।
यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेंगे चाहे तो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये एब्जॉर्प्शन वाला जब पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो एक और चीज़ लिख लेना, शॉप्शन। ठीक है, ये देखो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक पॉइंट लिख लेना, शॉप्शन क्या होता है। तो हम एड्जॉर्प्शन समझ चुके हैं, हम एब्जॉर्प्शन समझ चुके हैं, और अब हम एक पॉइंट और लिखेंगे, सॉप्शन। तो सॉप्शन क्या होता है, जब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली होते हैं तो इस फिनोमेना को बोलते हैं सॉप्शन। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, सॉप्शन क्या होता है, साइमल्टेनियसली एड्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, उसको हम बोलेंगे सॉप्शन। ठीक है, तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। सॉप्शन लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस चैप्टर विल डील विद ओनली सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस फिनोमेना की हम बातें करेंगे इस चैप्टर में। इसका मतलब हम एड्जॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। हैंस नेम ऑफ द चैप्टर इज सरफेस केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर सरफेस फिनोमेना को डील करता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। जितनी भी सरफेस फिनोमेना होंगी वो सारी कुछ इस चैप्टर में हम डील करेंगे। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट लिख ही लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन लिया चैप्टर का कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स में, जैसे पॉलीथीन के ऊपर पानी आके एड्जॉर्ब हो जाता है ना, पॉलीथीन को वो पेनिट्रेट नहीं करता, वो पॉलीथीन को पार करके नहीं जा सकता, तो वो भी एक एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। या वो वाला मटेरियल जिससे रेनकोट वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी उस सरफेस पर पानी आके क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब हो जाता है, उसको पेनिट्रेट नहीं करता, जिससे ऐसे टाइप के फैब्रिक्स होते हैं जो, जिससे हम रेनकोट बनाते हैं, वो फैब्रिक भी एड्जॉर्ब करा देगा वाटर को। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू हेडिंग, दैट इज एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक इस तरीके से ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट होना चाहते हैं, वो जो येलो कलर से तुम्हें स्फेरिकल शेप में दिख रहे हैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स, और वो इस सरफेस पर आके एक्यूमुलेट होना चाहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे इस सरफेस पर, उन मॉलिक्यूल्स को तो हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट, है ना। जो मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्प्शन करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहे हैं सरफेस पर, उनको हम लोग बोल देंगे एड्जॉर्बेट। और जिस सरफेस पर आकर चिपक रहे हैं, जो सरफेस एड्जॉर्प्शन करा रही है, उसको हम बोलेंगे एड्जॉर्बेंट। तो बहुत सिंपल है, सरफेस तो एड्जॉर्बेंट कहलाएगा, और जो मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट कर रहे हैं उनको एड्जॉर्बेट बोलेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को लिख लेना, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा टर्म है, लिख लो। चलो लिख लिया होगा ना। देखो एक एग्जांपल है, मान लो डस्ट एड्जॉर्ब हो गया मोबाइल स्क्रीन पर, तो डस्ट क्या कहलाएगा, एड्जॉर्बेट, और स्क्रीन क्या है, एड्जॉर्बेंट। लिख लेना एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल।
चलो तो नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? इसका ये मतलब है कि एड्सॉर्प्शन कितना ज़्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं प्रयोग करूं तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलने का क्या मतलब होगा? एड्सॉर्प्शन ज़्यादा है कि कम है, इससे मतलब है हमारा यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो अगर मान लो कि हमने इतनी बड़ी सरफेस ले ली, ठीक है, और इस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट हो गए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो गया। और अगर इसी सरफेस पर मान लो यही जो सरफेस है इस पर कम मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट हुए हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर सरफेस पर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो गए तो वहाँ पर एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा होगा, और अगर कम मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब कर रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा। तो देखो उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। हम 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट ले लेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस ले लेंगे और उस पर देखेंगे कि कितना अमाउंट एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्ब हो चुका है, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर थोड़ा मैथमेटिकली लिखें तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का जो फॉर्मूला आएगा दैट शुड बी x by m। यहाँ पर x क्या होगा? x इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब। कितना एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो गया है वो x है, ग्राम में ले लेंगे। m है कितना ग्राम आपने एड्सॉर्बेंट यूज किया है, तो x अपॉन m हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। इसको भी लिख लो। जैसे तुमने देखा होगा ना कोई पॉलिश्ड स्क्रीन है, ठीक है, ये लिखो फिर मैं बताता हूँ। ये लिख लो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अच्छे से। चलो ध्यान से समझो आगे। जैसे लिख लिया होगा ना, ये नहीं लिखा होगा तो बता देना। यू माइट हैव सीन पॉलिश्ड सरफेस। जो पॉलिश सरफेस होते हैं वो जल्दी कैच करते हैं डस्ट को। ये जानते होगे आप, कोई बहुत चमकती चीज़ है तो उस पर बहुत जल्दी डस्ट आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर डस्ट का एड्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन ग्रेटर एक्सटेंट देन अदर सरफेस। तो वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पॉलिश सरफेस के लिए क्या होगा? ज़्यादा हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना जिससे आपको समझ में आ जाएगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है। ज़्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कम हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे हम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। जैसे फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट कैसा है उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर SO2 गैस ज़्यादा एड्सॉर्ब होती है एक्टिवेटेड चारकोल पर देन O2 गैस। तो अगर हमने एक्टिवेटेड चारकोल ले लिया, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है एक्टिवेटेड चारकोल में, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल ले लिया तो SO2 गैस ज़्यादा एड्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, SO2 गैस ज़्यादा एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर मैटर कर रहा है ना, अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल नहीं लेते
तो SO2 गैस उतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, बात समझे मेरी। तो एक्टिवेटेड अगर हमने चारकोल ले लिया है तो SO2 गैस उस पर ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाती है रिलेटिव टू O2 गैस। तो यहाँ पर नेचर एड्जॉर्बेंट का मैटर कर रहा है। अब जैसे मान लो माइनिंग, एक बंदा है, ठीक है, ये रहा एक बंदा है, वो माइनिंग का काम कर रहा है। अब माइनिंग का काम कर रहे हैं तो माइनिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो काफ़ी आ रही है, ठीक, और ये हार्मफुल गैस है। तो अगर ये इसके अंदर चली गई तो फिर इसको हार्म करेगी। तो ये क्या करेगा ना, ये मास्क ऐसा पहनेगा और मास्क के ऊपर क्या लगा लेगा, एक्टिवेटेड चारकोल लगा लेगा, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल लगाने से क्या होगा कि जो SO2 गैस होगी वो तो आके एड्जॉर्ब हो जाएगी एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर, और जो O2 गैस होगी वो अंदर चली जाएगी, मतलब वो उसको इनहेल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एड्जॉर्बेंट कैसा यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा एड्जॉर्प्शन, ठीक। चलो सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट कैसा है, जैसे अगर मैं बात करूं कि प्लैटिनम सरफेस ले लो, प्लैटिनम सरफेस, ठीक है, प्लैटिनम सरफेस ले लो, तो प्लैटिनम सरफेस पर जो हाइड्रोजन गैस होती है वो ज्यादा एड्जॉर्ब हो जाती है। अगर आप यही आयरन की सरफेस ले लोगे ना, आयरन की सरफेस ले लोगे तो इस पर हाइड्रोजन गैस कम एड्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो यहां पर यह भी मैटर कर गया कि आपने प्लैटिनम की सरफेस ली कि आपने आयरन की सरफेस ली। प्लैटिनम की सरफेस पर तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा एड्जॉर्ब करेगी और आयरन की सरफेस पर कम एड्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो यहां पर फिर से एड्जॉर्बेट कैसा है, एड्जॉर्बेंट कैसा है, इस बात पर एड्जॉर्प्शन का फर्क पड़ रहा है। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल पर SO2 गैस ज्यादा एड्जॉर्ब कर जाएगी लेकिन ऑक्सीजन गैस इतनी एड्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा सब्सटेंस लूंगा तो हो सकता है कुछ और हो जाए, या अगर मैं प्लैटिनम सरफेस ले लूं तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा एड्जॉर्ब कर जाएगी लेकिन आयरन की सरफेस लूंगा तो हाइड्रोजन गैस उतनी एड्जॉर्ब नहीं करेगी। तो यहां पर एड्जॉर्प्शन कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि एड्जॉर्बेट या एड्जॉर्बेंट क्या है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। चलो थर्ड फैक्टर ये है कि सरफेस एरिया। अगर आप किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। इसीलिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं किसी रिएक्शन में वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में रहते हैं, है ना। पाउडर्ड फॉर्म में लिए जाते हैं कैटलिस्ट को जिससे कि वो इफिशिएंटली काम करे। तो अगर हमें कैटलिस्ट यूज कराना है किसी रिएक्शन में तो दे आर जनरली टेकन इन पाउडर्ड फॉर्म, क्योंकि वो एड्जॉर्प्शन फिनोमेना है। कैटलिस्ट का जो एक्शन होता है, कैटेलिटिक एक्शन होता है किसी रिएक्शन में, वो सरफेस फिनोमेना होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझो कि किसी भी चीज का अगर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो वहां पर एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। बच्चों को कई दवाइयां पाउडर्ड फॉर्म में खिलाई जाती है ना, जिससे कि वो एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो, इफेक्टिवली काम करे, बात समझे मेरी। तो यहां पर एक फैक्टर ये हो गया कि भाई सरफेस एरिया बढ़ा दो, सरफेस एरिया बढ़ाने से भी एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया घटाने से एड्जॉर्प्शन घट जाएगा, तो सरफेस एरिया पर भी एड्जॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है। चलो ये तीन फैक्टर हो गए, वापस से रिकॉल करूं। एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है इस बात पर डिपेंड कर गया, है ना। जैसे SO2 गैस है तो SO2 गैस कहां पर ज्यादा अच्छी एड्जॉर्ब हो जाएगी, एक्टिवेटेड चारकोल पर, ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन, ठीक है। फिर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो वो प्लैटिनम सरफेस पर ज्यादा अच्छी एड्जॉर्ब होती है रेदर देन आयरन सरफेस। सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो फिर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, इसीलिए कैटलिस्ट को हम पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या है। अब इसको थोड़ा समझ लो, हर गैस अलग अलग नेचर की होती है। किसी गैस को तो लिक्विफाई करना आसान होता है, मतलब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान होता है, और किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है ना। अलग अलग नेचर की गैस होंगी। तो अगर कोई ऐसी गैस है जिसको लिक्विफाइड करना आसान है, मतलब गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड इजिली आर मोर एड्जॉर्ब्ड। मान लो हमने एक सरफेस ऐसी ले ली, एक सरफेस, ठीक है। इस सरफेस पर हम गैस को एड्जॉर्ब कराना चाहते हैं, मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब कराना चाहते हैं, तो कौन सी गैस यहां पर जल्दी एड्जॉर्ब कर जाएगी, जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी गैस जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वो गैस का एड्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके पीछे का जो कारण है वो भी समझ लेते हैं। देखो कोई भी गैस कितनी आसानी से
लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ये डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है उसको समझते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला तो ये पॉइंट क्लियर कर लो, जो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। ये पॉइंट तो एकदम क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, अब तुम खुद सोचो कौन सी गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी? कौन सी गैस? जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत तेजी से अट्रैक्टेड होंगे, वो ज्यादा आसानी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन घटाना पड़ेगा हमें। तो अगर मॉलिक्यूल्स अच्छे से अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो उस केस में उनको उनके बीच का सेपरेशन कम करना आसान होगा ना, उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान होगा। ये बात समझ गए? चलो, तो ये कुछ बातें हमने समझाई हैं। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो ये बता देता है कि कौन सी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान है और कौन सी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। वापस से सुनो, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बता देता है कि कौन सी गैस लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी, कौन सी गैस कठिनाई से कन्वर्ट होगी। गैस को देख के तो नहीं हम बता सकते ना, ये गैस ऐसी दिख रही है तो इस तरीके से ये जल्दी आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन होता है जो ये बता देता है कि वो गैस कितनी आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर मान लो किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, मैं ऐसे रूड मतलब क्रूड पॉइंट में बता रहा हूं, किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आप याद रख लेना। ठीक है, अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बाय डेफिनेशन क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो देख लें। द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, एक ऐसा टेम्परेचर है उसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। बात मेरी समझ रहे हो? उसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर वो गैस लिक्विफाई हो सकती है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? अधिक से अधिक वो टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विफाई हो सकती है ना। मान लो एक गैस है जो 30 डिग्री उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, और एक गैस है 30 डिग्री तो हो भी नहीं सकता, सॉरी, -30 डिग्री उसका, मान लो एग्जांपल में एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है -30 और एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है -50। बात समझे? कौन सी गैस ज्यादा आसान है लिक्विफाई करने को? -30। टेम्परेचर घटाएंगे ना तो पहले -30 आएगा, पहले -50 आएगा, पहले -30 आएगा, तो -30 पे वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। -50 वाली तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा हमें डिक्रीज करना पड़ेगा उसको लिक्विफाई करने के लिए। गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करते हैं हम? टेम्परेचर घटा देते हैं। ठीक है, बात समझे? तो TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है, द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना बाद में। बाकी ऐसे समझो, तुम सिंपल समझो, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज, क्रिटिकल टेम्परेचर ये बता देता है कि कौन सी गैस कितनी आसानी से लिक्विफाई हो सकती है या कितनी कठिनाई से लिक्विफाई हो सकती है। जिसका TC ज्यादा होता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। बात समझे? चलो ठीक है, फॉर्मूला है ये TC का 8A/27 RB 27 RB, ऐसे एज इट इज याद कर लेना। A और B वैन डर वाल कांस्टेंट है। ठीक है, और ये A अगर ज्यादा होगा, यहां पर A यहां पर ऊपर है, A ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा भाई? TC ज्यादा होगा। TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है, और TC ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, TC ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक बार वापस से इसको, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, वापस से इस पॉइंट को 2-3 बार सुन लेना अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो। बाकी मैंने आसान भाषा में समझाया, जिसको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा 2-3 पॉइंट याद रखें। गैस अगर लिक्विफाई करना आसान है तो आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरा, लिक्विफाई कब करना आसान होगा? जिसका TC ज्यादा होगा। TC ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, TC का फॉर्मूला, इतना याद रखो, लिख लो इस पॉइंट को। ठीक है, काफी ज्यादा समझा दिया तो लिख भी लिया होगा तुमने। अच्छा, कहाँ लिख लिया होगा? मैं तो समझाता ही चला आ रहा हूँ, मैं तो 4th पॉइंट अभी समझा रहा था।
ठीक है, चलो 4 पॉइंट हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। तो अब यहाँ से फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ये लिख लो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। थोड़ा याद करने वाला चैप्टर है ना, इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा नहीं मिले, न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें, आसान सा चैप्टर, एक क्वेश्चन आएगा तो कर ले आना, कुछ भी नहीं आएगा डिफिकल्ट, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसी में से कुछ आ जाएगा एक क्वेश्चन, तो करके आना। ऐसे पहले वाले में ना नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट कर लेना, और दूसरे वाले में कर लेना नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना इसको यार, है ना, क्योंकि पहले वाले में हम क्या बात कर रहे हैं, एक्टिवेटेड चारकोल पर एक बार तो SO2 और एक बार O2, तो एड्सॉर्बेट अलग अलग है ना, तो पहले वाले में नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट कर लेना और दूसरे वाले में नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट कर लेना, इसको सही कर लेना, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। बाकी अगर कोई पढ़ाई आज मतलब पढ़ाई में कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे हो सही से, कोई चीज़ की दिक्कत है तुम्हें, तो बता सकते हो, मेरे पास अगर कुछ सल्यूशन होगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें। बायो वगैरह में एनसीईआरटी पढ़ते रहो तुम ना, सबसे आसान चैप्टर्स हैं कुछ जो मुझे पता है, तुम इकोलॉजी से स्टार्ट कर लो, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं तुम उनको पढ़ डालो इस 1 महीने के अंदर, 1 महीने में तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, तुम जितना भी टाइम लगे तुम लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लो इकोलॉजी के, ठीक है, इकोलॉजी के 4 चैप्टर के लास्ट के पढ़ डालो, वो तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएंगे, बहुत दिक्कत नहीं है उनमें, थोड़ा आराम आराम से पढ़ना, ऐसा नहीं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, आराम आराम से पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा इकोलॉजी के चैप्टर्स, लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लो, फिर कुछ और चैप्टर है ह्यूमन एंड डिजीजेस वगैरह, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे। तुम्हें अगर बोरिंग लगता है तो मैं कभी टाइम होता है तो मैं भी एनसीईआरटी वो बायो वाली जो इकोलॉजी की है वो तुम्हारे सामने ऐसे लाइव आके पढ़ सकता हूँ, अगर तुमको ऐसा लग रहा हो कि हाँ बोरिंग सा है और हम अकेले पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत होगी समझने में, तो तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कभी बीच बीच में 1-1 घंटे आके बुक को हम सब एक साथ रीड कर सकते हैं अगर तुम चाहते हो तो, बाकी अगर तुम खुद से कर सकते हो तो वेरी गुड, कर लो, लास्ट के 4 चैप्टर कर लो। बाकी लास्ट के 4 चैप्टर में अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी इकोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर में कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ दूँ, मैं पढ़ता रहूँ समझाता रहूँ तुम समझ जाओ, तो मुझे बता देना, मैं कर दूँगा, फिर मैं तुम्हारी उस चीज़ में हेल्प कर दूँगा, क्योंकि इकोलॉजी आता है मुझे भी काफ़ी, तो उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ये सब लिखते रहो। तो कल तो उसका टेस्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना कॉपी को।
फोर्थ वाले पॉइंट को आसानी से याद रखेंगे, जो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अभी तो ये पॉइंट याद रखो, धीरे धीरे पॉइंट को स्विच करो। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग गया ना ये पॉइंट, तो उसमें एक ही पॉइंट याद करो, जिसको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस गैस को, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये पहले एक पॉइंट दिमाग में बैठने दो, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट करना। लिख लो अच्छे से, फॉर्मूला लिख लेना टीसी का, क्रिटिकल टेम्परेचर का। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना आसान होगा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाना। और जो मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, मतलब एक एग्जाम्पल ऐसा बताया था ना, एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर -30 है, एक का -50 है, तो -30 वाला जो होगा वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो।